नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे और जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि आज जो मार्केट है वो आपका 1% तक ऊपर की तरफ भागा था। तो बीएसई सेंसेक्स देखो आज 1.5% मतलब दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ एब्सोल्युटली क्रेज़ी लाइक पूरा आपका इंडेक्स अगर इतना ऊपर की तरफ भाग रहा है तो सोचो जस्ट 1.5% 1.6% दैट इज़ नॉट इवन अ मैटर ऑफ जोक। सो एब्सोल्युटली अमेजिंग और निफ्टी 50 पे आपका वन मतलब पूरा इंडेक्स में ना भर-भर के पैसा जो है वो आपका रिकॉर्ड हाई है। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ अनएंटिसिपेटेड और यहाँ पे लोग बोलेंगे कि हाँ, इसमें जो है आपका इलेक्शन का जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, इसका जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी चीज़ें लोग बताएँगे बट जैसे मैंने बताया कि अंदर का बहुत सारा गेम चलता है। इसके अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर इतना सारा गेम चलता है कि जो स्टॉक मार्केट में बड़े-बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं ना, उनको भी पता नहीं होता है कि भई अगले दिन क्या होने वाला है। बट स्टिल यू कैन आपने अगर हमारा चैनल फॉलो किया है तो और जैसे आपको और बार-बार मैं कहता हूँ कि हमारी वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मेंबरशिप लीजिए और वो ट्रायल ऑफर जो है मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। सो आपका जो कमेंट है आई रियली अप्रिशिएट दैट आपने कमेंट किया था। तो आपका जो है ट्रायल ऑफर के माध्यम से हमारा जो सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट में आप जो है वो एक्सेस कर पाएँगे और देख पाएँगे किस तरीके का कंटेंट है, किस क्वालिटी का कंटेंट है। उसके बाद फिर जो है आप ईयरली या मंथली सब्सक्रिप्शन लेके सारा जो फ़ायदा है वो ले पाएँगे। उसी के साथ-साथ जो ये पीडीएफ लेके मैं आपका एक्सप्लेन करता हूँ सारी न्यूज़ को, वो आपको जो है जब आप पेड मेंबर बन जाते हैं तो आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है। तो पीडीएफ बहुत लोग होते हैं कि इसको लेके पढ़ाई-लिखाई करते हैं, जिससे मैं भी यहाँ पे पढ़ाई-लिखाई कर रहा हूँ, तो फिर उसमें थोड़ा-सा जो है वो ईज़ी हो जाता है। तो मार्केट ऊपर की तरफ भागा है बट अगर हम देखें दूसरा जो मार्केट है, रसेल इंडेक्स देखें, एनवाईएसई जो है वो आपका गिरा है। अमेरिकन इंडेक्स जो है वो सारे जो है वो गिर रहे हैं, ठीक है। 5 दिन में 1 महीने में सब डिसेंट ये तो परफॉर्मेंस है बट आज का जो है मतलब इंडियन मार्केट में देयर हैज़ बीन अ ह्यूज मतलब ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ मनी व्हिच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एनडीए हैज़ क्रॉस्ड मेजॉरिटी ऑन ट्रैक टू फॉर हिस्टोरिक विन इसके बारे में बोल रहे हैं। और जैसे ये चीज़ मैंने देखा है कि इस बार का जो इलेक्शन है इस इलेक्शन में एक्चुअली मेरे को उतना मज़ा नहीं आ रहा है एज़ इन पहले जो इलेक्शन होता था वहाँ पे मतलब लोगों के पास बोलने का एक था कि हाँ, ये गवर्नमेंट जो है बेकार है और हमें पावर में लाइए। बट टू बी ऑनेस्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम बीजेपी सपोर्टर और कांग्रेस सपोर्टर या दूसरा सपोर्टर। आई एम नॉट बीइंग अ सपोर्टर ऑफ एनीवन। बट मैं अगर ब्लैक एंड व्हाइट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ एज अ मिडिल क्लास, जब आप मिडिल क्लास में हो या लोअर मिडिल क्लास में हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट किस लिए, क्योंकि गवर्नमेंट टिपिकली आपका जो रिच इन्फ्लुएंशियल है उनके कंट्रोल में होता है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए वेलफेयर जो स्कीम्स होती हैं वो उनके लिए होती है। मिडिल क्लास इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ वर्कर बी जिसका काम होता है काम करना और मर जाना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो आपको टिपिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बट आपको फ़र्क इसलिए पड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें जो है और सोसाइटी में जो आपका पोलराइजेशन है वो बहुत हद तक आपको जो है पर्सनल लेवल पे अफेक्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में एटलीस्ट ये चीज़ है वो मैं ध्यान में रखता हूँ जब भी मैं इन चीज़ों पे जो है थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ। एंड ये क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ों पे मैं बात करता हूँ, पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ द होल सोसाइटी। तो आपको पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। तो इस बार का जो इलेक्शन था इट वाज़ मोर लाइक कि एजेंडा नहीं था ऐसा कि हम आने से ये करेंगे, हम हमारे पास अगर पॉलिसी मतलब प्रैक्टिकल कुछ पॉलिसी मुझे दिखा नहीं। आपको अगर दिखा होगा मुझे डेफिनेटली बताइएगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड, आई थिंक इलेक्टोरल बॉन्ड शुड बी देयर। तो लीगल तरीके से अगर पैसा आता है, क्योंकि इलीगल ब्लैक मनी को अगर रिमूव करना चाहते हैं, सो इलेक्टोरल बॉन्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड ट्रांसपेरेंट वे वेयर यू कैन फिगर आउट कि भाई कहाँ से पैसा कितने किधर जा रहा है। तो ये एक अच्छा चीज़ है पर वहाँ पे अगर आप पूरा अगर जो है पब्लिक में ये सारी चीज़ें करते हैं तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। बट चलो कोई बात नहीं, हमारे देश में सब कुछ चलता है। सो ये कॉन्सेप्ट है। और इस बार का जो इलेक्शन है जैसे मैं वही बोल रहा था कि मज़ा नहीं है। आपको मज़ा आया है या नहीं है मुझे डेफिनेटली बताइएगा। कौन आने वाला है, क्यों आने वाला है, ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है। सो लेट्स सी, वी विल वेट फॉर द रिजल्ट्स। क्या होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं। बट इस बार का जो इलेक्शन है, जो ऑपोजिशन है, उनको उनके पास एज सच मुझे देखने को नहीं मिला कि उनके पास कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं कि हम आएँगे तो ये करेंगे। मैनिफेस्टो जो है उसमें अगर आप कास्ट सेंसस या रिजर्वेशन बढ़ाने की बात करते हैं या वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी में आप क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को आगे लेके जाने के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्ता लोन देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट को पुश करना चाहिए और ये जो रेड टेप जो है उसको रिड्यूस करना चाहिए। बहुत सारे जो आपका गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ज़्यादातर जो है वो प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, यानी थोड़ा सा पीपीपी मॉडल में चलाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा बट यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज जब आएगा तो फिर वहाँ पे काम का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होता है। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए बट ऐसे एज यू नो हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स, एटलीस्ट पहले से तो लगता है थोड़ा सा बेटर हुआ। बट आपके लिए बेटर हुआ या नहीं हुआ वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आरबीआई ने आपका गवर्नमेंट को 2.1 लाख करोड़ का जो है वो डिविडेंड प्रोवाइड किया है। तो दैट इज रियली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी व्हिच हैज बीन पेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। $25 बिलियन जो है वो पे बैक किया गया है और ये कैश सरप्लस गवर्नमेंट के पास आ चुका है और ये पैसा जो है आपका
जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि ये पैसा जो है इट इज डबल द अमाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बजटेड फॉर, रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट सरप्लस कैश रहेगा। और सरप्लस कैश होने की वजह से क्या होगा कि फिर अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसको वो बहुत ही जल्दी जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे और उसको सैंक्शन भी कर पाएंगे। और ये पैसा जो है वो पैसा अगर आएगा तो फिर गवर्नमेंट, क्योंकि पैसा अपने लिए तो अपने कंजम्पशन के लिए तो यूज़ नहीं करती, वो सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जो है पैसा उठाती है। तो यहाँ पे अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस है, ये PLI स्कीम है प्राइमरीली। अगर हम सही तरीके से इसको प्लानिंग किया जाता है तो PLI स्कीम में अगर ये पैसा थोड़ा बहुत अगर डाला जाता है, पुश किया जाता है, यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, तो वहाँ पे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर को एक बूस्ट रहेगा, उनको एक इंसेंटिव रहेगा कि भाई अगर मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करता हूँ, ज़्यादा एक्सपोर्ट करता हूँ और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो मुझे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा। और इसकी वजह से आपका ज़्यादातर जो है FDI वाले बंदे जो है यहाँ पे इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे। और अलग अलग जो हाईटेक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ हो गया, जैसे जोहो ने भी लॉन्च किया कि वो भी अपना जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया में। एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें अगर इंडिया में हम डेवलप कर पाते हैं दैट विल बी अ ह्यूज थिंग। बिकॉज जब आप डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट या आपका एविएशन के सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ डिफेंस तो ऑलरेडी मैंने बताया, और जो सेमीकंडक्टर हो गया या इस तरीके की चीज़ों पे, न्यूक्लियर एनर्जी में अगर आप रिसर्च करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं, सो अ नेशन विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच विल डेफिनेटली हेल्प आवर कंट्री टू मूव फॉरवर्ड। क्वांटिनम जो है आपका 2 PE के साथ बात कर रहे हैं, $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे वो पैसा उठाना चाहते हैं। तो वो क्या करना चाहते हैं, पैसा रेज करना चाहते हैं। वो आपका एक ग्रीन एनर्जी इंडिया का कंपनी है, इट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी विच इज़ लुकिंग टू रेज दिस मनी। सो इसका मतलब क्या है, इसमें डायरेक्ट तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आपको ये देखने को मिलता है कि इंडिया में जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वहाँ पे पैसा बहुत है, वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और इस सेक्टर में जैसे ऑलरेडी एक न्यूज़ रिपोर्ट मैंने शेयर किया था, उसका इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया था कि सऊदी अरब में जो है द परसेंटेज ऑफ energy that is being generated from renewable energy, it is becoming that is increasing, क्योंकि वो नेचुरल गैस से सस्ता हो रहा है। बिकॉज अगर हम देखें कि सऊदी अरेबिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, वहाँ पे इतने एरिड डेजर्ट है, यानी वहाँ पे कोई वेजिटेशन कुछ नहीं है, तो खेती बाड़ी नहीं कर सकते। और डेजर्ट में क्योंकि कोई वेजिटेशन नहीं है तो हवा जोर से चलता है, टेम्परेचर हाई ड्रॉप बहुत जल्दी हो जाता है, रैपिडली होता है। तो उस जगह पे अगर आप विंड एनर्जी अगर सोचिए कि आपके पास विंड बहुत अच्छा आता है, तो विंड एनर्जी के माध्यम से आप जनरेट कर सकते हैं, आप सोलर एनर्जी के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। बट इनिशियली इन्वेस्टमेंट होता है और उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, बट उसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप उसमें डिराइव कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ पे क्योंकि वेजिटेशन कुछ नहीं है, तो फिर जो पर स्क्वायर फुट जो आपका ईल्ड होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन, इन टर्म्स ऑफ क्रॉप, इन टर्म्स ऑफ वट एवर दैट यू आर लुकिंग टू मोनेटाइज फ्रॉम, तो यहाँ पे आपको एक खाली जमीन पड़ा हुआ है 100 साल से, हजारों साल से, लाखों साल से, उससे आप जो है पैसा कमा सकते हैं। पैसा नहीं, एटलीस्ट कुछ वैल्यू जो है वो डिराइव कर सकते हैं। सो मिडिल ईस्ट, राजस्थान, कोस्टल एरिया जो हमारे देश में है, दैट इज़ अ वेरी गुड एरिया जहाँ पे विंड टर्बाइन का काम किया जा सकता है। और स्पेशली ऐसे एरियाज जहाँ पे आपका डेजर्ट है, कोई वेजिटेशन कुछ नहीं होता है, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे एरेबल लैंड बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सोलर पैनल डजंट रियली मेक सेंस। बट क्योंकि आस्ते आस्ते जो है बहुत सारी जगह पे आपका डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डेजर्ट ऑलरेडी हमारे देश में है, राजस्थान में है, उस बेल्ट में है, गुजरात वाले बेल्ट, कोस्टल एरियाज में आप जो है विंड एनर्जी कर सकते हैं। और फिर धुलेरा जैसे ऑलरेडी अडानी उसमें कर रहे हैं, राजस्थान में है, गुजरात में, उस एरिया में आप इसको डेवलप कर सकते हैं। पर जो ईस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न एरिया में, वहाँ पे आप बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रीज़न बिकॉज ईस्टर्न एरिया में आपका वेजिटेशन जो है वो क्वालिटी ऑफ लैंड इज मच बेटर, यहाँ पे ईल्ड बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर आप सोलर पैनल, विंड, ये सारी चीज़ें लगाएंगे तो फिर जो ईल्ड होता है, यानी वेजिटेशन जो होता है जिससे आप खेती बाड़ी करते हैं, अपना पेट चलाते हैं, जिंदा रहते हैं, वो आप उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्विनी ग्रोवर और उनके वाइफ को अलाउ किया है, सेपरेटली वो ट्रैवल कर सकते हैं, पर एक ही देश में वो जा सकते हैं। सो विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक साथ नहीं जा सकते हैं पर एक ही जगह जा सकते हैं। ये तो बहुत ही अजीब टाइप का मतलब कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल हमारे देश में सब कुछ चलता है। और क्यों जा रहे हैं, और रिसेंटली एक वीडियो भी देखा था मैंने, वायरल हुआ कि उनको उन्होंने बोला था कि मुझे रोस्ट करो, फिर जब उनको रोस्ट किया फिर बोला कि मैं तुम पे केस कर दूंगा। और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप केस करोगे तो फिर अपने पास तो उतना पैसा नहीं है आपके साथ लड़ने के लिए, आपके पास तो वकील ही वकील है, तो फिर जो है हम उस वीडियो का पार्ट जो हटा देंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इसलिए हमेशा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनका सोशल मीडिया में एक अलग लाइफ होता है, उनके झांसे पे मत आइए। और वो जो बोलते हैं टिपिकली
उससे बच के रहिए। ये मेरा एक सजेशन रहेगा, आप माने या ना माने आई डोंट नो, बट ये मैं खुद ही पर्सनली मैं उसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं इवन जो मिड 30s मिड 40s में है, इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में आके बहुत सारा ऐसा चीज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके करियर में, उनके लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके फिजिकल लाइफ में, मेंटल जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है और पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट भुगतना पड़ता है आपको। इसलिए हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी आप डिसीजन लेते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो, बिरयानी खाने का, जिम में जाने का, गर्लफ्रेंड पटाने का, घूमने का, सिगरेट पीने का, दारू पीने का, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, उसका जो फल होता है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। वो अच्छा हो, बुरा हो, डज़न्ट मतलब वो उस आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिरयानी खाने की जगह पे वो पैसा खर्चा करके अगर आप वॉक पे जाते हैं, घूम के आते हैं, या मे बी वो 300 रुपए का जो पेट्रोल है वो डाल के अगर अपने बहन के साथ, भाई के साथ, दोस्तों के साथ अगर घूम के आते हैं, उसमें ज़्यादा मेमोरी होता है, रादर देन ईटिंग अ बिरयानी व्हिच इज़ मेड आउट ऑफ डालडा। और डालडा खा के आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है। सो जस्ट गिविंग क्या बोलते हैं, एक थॉट आया दिमाग में, मैंने आपके साथ शेयर किया। एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है कि उनको जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ किया कि भाई आप जाइए और अमेरिका में जाइए, और आपके बच्चों का जो समर स्कूल है वहाँ पे उसको आप अटेंड कीजिए। और समर में ऑटम, मोस्ट प्रोबेबली न्यूयॉर्क ये सब जगह पे रहते हैं, तो ऑटम में उनका वेदर बहुत अच्छा होता है, सो दे विल बी एंजॉयिंग दैट। अडानी जो है उसका मार्केट कैप रीगेन्स $200 बिलियन मार्क एज कोल इनवॉइसिंग का एक एलिगेशन आया था विच वाज इन 2013 और 2014, और उसके ऊपर जो है आपका एलिगेशन लगा था। बट पुराना एलिगेशन है, कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आपको मीडिया जो है उसको कंट्रोल करना पड़ता है टू काउंटर दीज न्यूज़। इंडिया ओनली नेशन अमंग टॉप 5 टू सी ग्रोथ इन स्टील प्रोडक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज स्टील और सीमेंट का जो कंजम्पशन है वो ड्राइव करता है कोई भी नेशन का स्टील फ्यूल, यानी स्टील, ऑयल और आपका सीमेंट, ये सारी चीज़ें उसके जो कंजम्पशन होता है उसके वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ग्रोथ पैरामीटर हो जाता है। स्टील सीमेंट ऑयल, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइमरीली। तो स्टील अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद ही उसका आपके पास अगर माइन है, तो फिर आप सेल्फ सफिशिएंट भी बन सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास ऑयल भी होना पड़ेगा। तो सेल्फ सफिशिएंट जो है, रशिया इज अ कंट्री विच इज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस रिसोर्सेज। अमेरिका इज ऑल्सो अ कंट्री विच इज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस रिसोर्सेज। हमारे पास ऑयल नहीं है, बट डेफिनेटली कोई ना कोई बेसिन में, हमारे देश में कोई ना कोई बेसिन में ऑयल तो ज़रूर होगा। कृष्णा गोदावरी में आपका नेचुरल गैस मिला है, आपका राजस्थान में आपका केन इंडिया जो है वो तेल निकालता है। तो हमारे देश में एक्चुअली में क्रूड ऑयल है, पर उसको ढूंढना पड़ेगा। ट्रॉम्बे में है, डिगबॉय में है। आप सोचिए कि असम डिगबॉय में आपका तेल मिलता है। ट्रॉम्बे मतलब जो आपका मुंबई से पास में ही है ट्रॉम्बे, वहाँ पे आपका तेल मिलता है। ऑफशोर एक जो है ऑयल रिग है, वहाँ पे तेल मिलता है। राजस्थान में तेल मिलता है। कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है, यानी आपका बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे ऑयल मिलता है। तो ऑयल है हमारे देश में, भर भर के ऑयल है, पर उसको सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और अगर एक्सप्लोर करेंगे डेफिनेटली मिलेगा। हमारे देश में थोरियम का बहुत ही ह्यूज जो है आपका डिपॉजिट है। लिथियम का भी डिपॉजिट आपका ढूंढा था, कुछ दिन पहले डिस्कवर हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर में गोल्ड का भी है। पन्ना यानी पन्ना पन्ना की तमन्ना, यानी पन्ना जो है सफ़ायर, पन्ना सफ़ायरी होता है ना, उसका भी आपका बहुत ही बड़ा जो है एनएमडीसी भी उसका जो है वो खनन करके निकालता है। सो है हमारे देश में भर भर की चीज़ें हैं, पर उसको सही तरीके से अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लॉइट नहीं, एक्सप्लोर की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो खराब होता है। एक्सप्लॉइट इज एनीथिंग, व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग इट, इट इज नॉट वेरी गुड, बट व्हेन यू एक्सप्लोर इट, इट इज वेरी गुड, बिकॉज देन यू आर लर्निंग, देन यू आर यूजिंग इट, देन यू आर मेकिंग योर लाइफ बेटर, देन यू मेकिंग द सोसाइटी बेटर एज वेल। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपको जो स्टील का जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे इंडिया इज द ओनली कंट्री, India is the only country among the top 5 steel producing nations to have witnessed growth in April 2024. Just it is the only country. This is something which is very interesting, क्योंकि यहाँ पे चाइना उसमें आपका डिमांड बढ़ा है, मेटल के प्राइसेस ये बढ़ रहे हैं। जापान में, क्योंकि जापान इज बिकमिंग ओल्ड कंट्री, वहाँ पे रिसेशन आप बोल सकते हो है, तो वहाँ पे फिनिश गुड्स बना के वो एक्सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स भी मेंटेनेंस मोड में है, रशिया तो आपका वॉर मोड में है, चाइना जो है वो पता नहीं किस मोड में है, और इंडिया इज अ कंट्री विच इज दी ओनली कंट्री इफ आई माइट से इन अ ग्रोथ मोड। तो यहाँ पे दूसरे कंट्री में जो आपका डिक्लाइन हुआ है दैट इज अप टू 7%, बट इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे आपका स्टील का प्रोडक्शन जो है वो ग्रो हुआ है, और इसका प्रोडक्शन यानी आपका डिमांड भी जो है वो ग्रो कर रहा है। तो कौन कौन से बेनिफिट कंपनी बेनिफिट कर सकती है? टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, ये सारी कंपनी जो है डेफिनेटली बेनिफिट करेंगी, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो यहाँ पे इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ही इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आर्सेलर निपन में ये जो है, इज इट पब्लिकली ट्रेडेड? आई विल बी सरप्राइज्ड।
अच्छा ऐसे है ना, तो यहाँ पे नहीं, वही मैं बोलूँ कि इंडिया में तो है ये, वो है नहीं, ये तो बाहर में ऐसे मोस्ट प्रोबेबली आपका लग्जमबर्ग में है ना, ऐसे मतलब लग्जमबर्ग एलएलसी जो है वो आपका यूएस का है, एंड पीएलसी इज कहाँ का, पीएलसी इज सिंगापुर राइट, पीएलसी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो होता है ना यूके, अच्छा यूके का है, यूके का होता है पीएलसी, एलएलपी इंडिया का होता है, या सऊदी में बेसिकली आपका जो अमेरिकन सिस्टम है एलएलसी वाला, वो कॉन्सेप्ट भी आपका दुबई में आपको मिल जाता है, तो वहाँ पे आप एलएलसी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग, स्टील प्राइमरीली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इन सारी चीज़ों पे यूटिलाइज होता है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए आपका उतना ज़्यादा इसका कंजम्पशन नहीं होता है। टेस्ला यूरोप सेल्स लोएस्ट इन 18 बट टेस्ला I think it's overhyped. I think it's overhyped. Products are very very good, but it's very expensive to maintain. Novelty item जिसको बोलते हैं ना, it might be a novelty item. So आप मुझे बताइए, if you are a Elon fanboy, you'll really hate me. सन फार्मा का जो क्वार्टर फोर का प्रॉफिट है वो 34% आपका ग्रोथ हुआ है, सो दीज आर फॉर ऑब्वियस रीजंस। और जेनेरिक मेडिसिन, क्योंकि सन फार्मा प्राइमरली आपका जेनेरिक मेडिसिन में गेम खेलता है, तो यहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन का डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि जो जेनेरिक मेडिसिन के स्टोर हो रहे हैं, फिर जन औषधि के जो स्टोर्स हैं उनका जो विस्तार है वो भी बढ़ रहा है, और उसी के साथ साथ जो अमेरिकन मार्केट या जो यूरोपियन मार्केट में जहाँ पे ये वो एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे भी उनका जो है आपका ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो ग्रोथ तो होएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि दीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर गोइंग टू, दीज आर ऑल सनराइज इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं ना, ग्रोथ होगा इसमें, ठीक है। सनसेट इंडस्ट्रीज नहीं है, इवन टोबैको, अल्कोहल, दीज आर ऑल सन, आई थिंक व्हाट आई सी थ्रू माय एनालिसिस, आई थिंक जो टोबैको इंडस्ट्री है इट इज़ ऑन द ग्रोथ, ठीक है। अब बोलो कि हाँ बहुत जितना टैक्सेशन लगाने लगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अल्कोहल इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, टोबैको इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, उसी के साथ साथ जो निकोटिन डेरिवेटिव वाली चीज़ें जो है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री। सो जिसमें एडिक्शन होता है दैट इज़ क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, एंड विथ यंग एज में भी लोग जो है नशा करते हैं, ओल्ड एज में भी लोग नशा करते हैं, मिड एज में यानी मिड लाइफ जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी आपका लोग जो है नशा करते हैं, चाम सीमा में नशा करते हैं, मतलब जब वो शुरू करते हैं ना, तो शुरू में क्या होता है कि जो एक बार जो हिट लगता है वो सबसे बढ़िया हिट होता है, चेजिंग द ड्रैगन बोल के कॉन्सेप्ट होता है, गूगल कीजिएगा, चेजिंग द ड्रैगन बोल के कॉन्सेप्ट है। तो जो नशीली होता है उसको पहला जो हिट होता है वो सबसे हाई होता है, उसके बाद वो डोप का जो मात्रा है वो बढ़ाते रहते हैं, बिकॉज वो पहला जो उसको हिट मिला था वो उसको मिलता नहीं है, बिकॉज द बॉडी इज गेटिंग यूज्ड टू इट। सो द बॉटम लाइन हियर इज कि ये सारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रहे हैं, एंड इसमें जो है मैं तो कंसिडर करूंगा स्लोली, दीज आर ऑल एक्यूमुलेशन, ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने में भी, एक स्टॉक खरीदा, दो स्टॉक खरीदा, तो इसमें जो है मैं इस तरीके से जो है कर रहा हूँ, ताकि जो है लॉन्ग टर्म जो मेरा पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है। बट अगेन क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, जैसे आपने देखा 1.5% एक दिन में अगर ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो 3% 4% भी नीचे की तरफ आ सकता है। सो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, तो शॉर्ट टर्म में गेम खेलना डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकता है। स्विंग ट्रेड का तो माहौल है ही अभी, बट लॉन्ग टर्म गेन करना, अकोमोडेशन करना, उसमें थोड़ा सा मैं जो है आपका स्केप्टिकल रहूंगा, बट स्टिल थोड़ा बहुत अकोमोडेशन हम लोग कर ही सकते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। और अगर हम हाई प्राइस में भी परचेज करते हैं, बिकॉज हम छोटा छोटा अमाउंट परचेज करें, तो बाद में वो इवन आउट हो जाता है। एफएमसी सेगमेंट में भी बहुत अच्छा न्यूज़ है, वो ये कि आपका आईटीसी का रिजल्ट आया था आज, ज़्यादा कुछ गिरा नहीं है, ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है। सो रेवेन्यू आई थिंक 1% 2% ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट भी डिसेंट उसका इम्प्रूव है। जो एक्सपेक्टेड था, मतलब मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे 1% जो है वो नीचे की तरफ है, दैट इज नॉट एट ऑल बैड। और एफएमसीजी सेगमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जैसे मैंने बताया कि दे आर पुशिंग मोर इनटू द वॉल्यूम पार्ट, दे आर कटिंग एट दी मार्जिन एंड, और वो जब वॉल्यूम को पुश कर रहे हैं, मार्जिन को थोड़ा कट ऑफ कर रहे हैं, तो फिर रेवेन्यू जो है वो मोरलेस स्टेबल है, इसलिए आपका 1-2% के ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, विच इज क्वाइट स्टेबल। बट इसको सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है कंपनीज के लिए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट कभी भी जो है वो चेंज हो सकता है। पेट्रोनेट का जो पीएटी है, पेट्रोनेट आपका एलएनजी कंपनी है, उसका पीएटी जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 20% इंक्रीज हुआ है। एंड पेट्रोनेट एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस, सो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की, बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर से आपका इशू हो चुका है। सो the pilot discovered during the pre-flight briefing that the aircraft assigned was an Airbus while he was trained for Boeing 737. वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी ऐसा हो गया, रेपुटेशन ऐसा हो गया ना कि इंडिगो में आप जाओगे आपको कैटल क्लास वाला सर्विस मिलेगा,
प्लीज़ डोंट सू मी और एनीथिंग। एआई में जाओगे आप पहुँचोगे कि नहीं पता नहीं है, सस्ते में शायद से मिल जाएगा। टाटा का भरोसा है, बट आप जाओगे कि नहीं जा पाओगे। आप सोचो कि मतलब बंदे को चलाना आता है 737, उसको दे दिया A320। A320 जो है हम लोग टिपिकली जो आपका देखने को मिलता है नियो जो है एयरबस का, एयरबस आपका यूरोपियन कंपनी है, बोइंग जो है अमेरिकन कंपनी है, जो अपने जो विसल ब्लोअर्स को शांत कर देता है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। सो 737 इज इट ये बड़ा वाला है ना, वाइड बॉडी है बोइंग 737, ये वाइड बॉडी है क्या? नैरो बॉडी, अच्छा ये नैरो बॉडी है, मतलब दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। हाँ दोनों सेम ही है, मतलब कैपेसिटी दोनों का सेम है, पर वही होता है कि इसका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग होगा, इसका सिस्टम अलग होगा। और वही चीज़ हो रहा है ना कि दूसरे बंदे को दूसरे बंदे मतलब गाड़ी में तो बिठा नहीं सकते। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब और इंडिगो का ज़्यादातर जो प्लेन है वो आपका एयरबस ही है। बोइंग मैंने शायद से टाटा का ही देखा था या एयर इंडिया का ही देखा था। बोइंग ज़्यादातर जो है आपका इंडिया में एयरबस ही ज़्यादा जो है वो बिकता है। ग्लैंड फार्मा का नेट प्रॉफिट जो है वो डबल हो चुका है, तो है यूरोपियन मार्केट भी ग्रो कर रहा है, इंडियन मार्केट भी ग्रो कर रहा है, तो है पैसा बहुत है, अभी ग्रोथ तो हो ही रहा है। गोरा जो है अभी फाइनेंशियल सर्विसेज आईटी उसको बेचेगा, तो ये सारी चलती रहेंगी और देसी जो है उसको खरीदेगा एंड देयर विल बी अ स्विंग इन द सेगमेंट, एंड ये नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। RBI adds 24 tons of gold in 4 months as hedge against volatility। वोलेटाइल है मार्केट, एक्चुअली बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, नहीं तो एक एक दिन में 1.5% ग्रो करना है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। और पैसा क्योंकि निकल जाता है यहाँ से, तो हेजिंग करके रखा हुआ है इन लोगों ने, RBI ने हेजिंग करके रखा हुआ है, ताकि जो क्योंकि वही होता है ना, वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, गोल्ड इज कंसिडर टू बी सेफ। तो जब भी कहीं पे वोलेटिलिटी होता है कि भाई वार हो रहा है, ये अनसर्टेनिटी होती है, तो लोग गोल्ड पे ज़्यादा जाते हैं, गोल्ड ज़्यादा परचेज करते हैं। और जब लगता है कि मार्केट बहुत स्टेबल है, तो फिर इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों को जब आप परचेज करके रखते हो, तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि वार होगा तो इक्विटी नीचे जाएगा, अगर आपने गोल्ड रखा है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और गोल्ड अगर मार्केट स्टेबल है, गोल्ड का वैल्यू हल्का नीचे की तरफ गिरेगा, इक्विटी में पैसा आएगा। तो दिस इज हाउ यू डू हेजिंग, जिसके माध्यम से आपका जो लॉस है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। ग्रासिम का भी जो रेवेन्यू है वो बहुत अच्छा है, 37,000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू उठाया है, 13% ग्रोथ है। सीमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइमरीली अभी जो है आदित्य बिरला ग्रुप इज प्राइमरली फोकसिंग ऑन सीमेंट, इट इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में वो बहुत ही एग्रेसिवली जो है वो जा रहे हैं। सो इंडिया इज टॉकिंग विद श्रीलंका टू एक्वायर ग्राफाइट माइन, बट यहाँ पे वही होगा कि कुछ दिन बाद वहाँ पे आपका इंडिया का खरीदेगा, तो चाइना जो है बाईपास करके वहाँ पे आपका जो प्रोटेस्ट है वो करना शुरू कर देंगे। और वहाँ पे जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि सिन्हाला तमिल ये फॉल्ट लाइन बहुत ही ज़्यादा डीप है, और इसको एक्सप्लोर किया जाएगा, इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और अगर आपको पता नहीं है, बांग्लादेश में भी जो है एंटी इंडिया मूवमेंट बहुत ही चरम सीमा पे अभी आस्ते आस्ते जा चुकी है। रिलीजियस डिवाइड तो डेफिनेटली है, पर उसी के साथ साथ जो पॉलिटिक्स है वो उसी तरीके से चेंज हो रहा है कि बॉयकॉट इंडियन गुड्स, बॉयकॉट इंडिया। सो समथिंग विच इज़ देयर। सो एंटी इंडिया सेंटिमेंट श्रीलंका में भी ग्रो हो रहा है। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में, एक साल में होता है, ये 10 साल का प्रोसेस होता है, 10 साल का प्लानिंग होता है उसको एग्जीक्यूट करने का। इसलिए आप देखोगे ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आपका होता है ना कि इस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं नैरेटिव बिल्डिंग करना। तो नैरेटिव बिल्डिंग इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और नैरेटिव बिल्डिंग जब हो जाता है इट शेप्स योर माइंड, और ये काम होता है मार्केटिंग का। और मार्केटिंग के अंदर जो होता है उसको जब इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं वो हो जाता है प्रोपेगेंडा। सो दिस इज़ हाउ प्रोपेगेंडा वर्क्स, एंड वो लोग जो है बिलीव करना शुरू करते हैं, उस पर एक्ट करना शुरू करते हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द सोसाइटी। अगर हम इफ़ इट इज़ एक्टिंग फॉर द यू नो डिस्टर्बेंस ऑफ द सोसाइटी रादर देन इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी। एक्सिको भी जो है आपका आईपीओ में आने वाले 120 करोड़ जो है वो उठाने वाले। एक्सिको आपका जो है ट्रैवल कंपनी है, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, बेसिकली आपका प्लेटफॉर्म कंपनी है। सो सब जो है अभी आईपीओ में आके, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा हो चुका है, इतना लिक्विड पैसा है मार्केट में, सो आप कुछ भी आईपीओ लेके आओगे बिक जाएगा। सो इट्स अ वेरी गोल्डन टाइम फॉर एन आईपीओ। आईपीओ का जो बोलते हैं ना, आईपीओ का गोल्डन टाइम अभी चल रहा है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग, और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप हमारे वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे विराम देता हूँ।
कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारा जो न्यूज़ है, सारा जो अपडेट्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारी वेबसाइट में जाइए, सारे कंटेंट को बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं मेंबरशिप के माध्यम से। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर।